न सोचा न समझा। वो आइंस्टाइन थे, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज मिला। तो इंग्लैंड में थे, तो उन्होंने वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर उनको नोबेल प्राइज मिला। तो वो करीब 400 भाषण दे चुके थे। तो जहाँ जाते थे उनका ड्राइवर उनके साथ जाता था। वो 400 बार वो सुन चुका था उनका भाषण। तो उनको इनविटेशन आया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो जब वो अमेरिका जाने लगे तो उनके ड्राइवर ने कहा कि आइंस्टाइन साहब, आप तो बहुत बोरिंग भाषण देते हो, मैं तो 400 बार सुन चुका हूँ, आपसे अच्छा भाषण दे सकता हूँ। तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, तो वो सारे स्टूडेंट्स थे, उनका डीन था, और आइंस्टाइन ने कहा अच्छा तुम मेरे से अच्छा भाषण दे सकते हो तो दो। तो आइंस्टाइन तो ऑडियंस में बैठा, और इस ड्राइवर ने धड़ाके का भाषण दिया, ऐसा भाषण दिया, 400 बार सुन चुका था, तो उसने आइंस्टाइन से भी अच्छा भाषण दिया, जबरदस्त भाषण। मतलब पूरी ऑडियंस, हॉल भरा हुआ था, सब उठे, सबने तालियां बजाई, कड़ाकड़ तालियां। फिर उसके बाद डीन ने कहा कि अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो उसने जो उनका सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट था उससे कहा कि अब आप सवाल पूछिए। तो उसने इतना मुश्किल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल इस ड्राइवर से पूछ दिया। तो वो ड्राइवर 2 मिनट सोचता रहा, फिर कहता है कि भैया तुम्हारा सवाल इतना आसान है कि मेरा जो ड्राइवर बैठा हुआ है ऑडियंस में, वो भी जवाब दे सकता है। तो आइंस्टाइन ने खड़े होकर जवाब दिया, तो मैं साहब 2 मिनट बोल दूंगा, कोई सवाल हो तो ये जिंदल साहब से ही पूछेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आया, और मुझे प्रत्येक खुशी है कि मिसेस अग्रवाल भी हैं, क्योंकि मिस्टर अग्रवाल ने ये दिल्ली एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पूरा शुरू किया था। और मेरा विश्वास हमेशा रहा है कि अगर भारत को अगले 3 दशक अपनी ग्रोथ करनी है 9-10% पर लगातार हर साल, और वो ज़रूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंडिंग पावर ऑफ ग्रोथ। ये जो कोरिया जो बड़ा हुआ, या ईस्ट एशियन कंट्रीज हुई, या चाइना हुआ, या ताइवान हुआ, ये सब 3 दशक तक 9-10% पर ग्रो किए। और हमारे देश में गुजरात ने भी यही किया। तो अगर हमें 3 दशक तक ग्रो करना है, तो आप इन सारे कंट्रीज का अगर आप एनालिसिस करिएगा, तो एक चीज उसमें से निकल कर आती है कि ये सारे कंट्रीज ने केवल एक्सपोर्ट्स की वजह से ग्रो किया। आपकी ग्रोथ 9-10% हो ही नहीं सकती जब तक आप एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं बने। तो एक्सपोर्ट्स मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप तब तक एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कीजिएगा, और जब तक आपके देश में कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी नहीं होगी। और कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी लाना सबसे महत्वपूर्ण चीज इसलिए है क्योंकि हमने आज़ादी के बाद एक सोशलिस्ट एरा फॉलो किया, और उसमें अपने रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, प्रोसीजर्स बनाए, और वो बनाते चले गए, और ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर दी, और इंस्पेक्टर राज खड़ा कर दिया। तो जब ये सरकार आई 8 साल पहले, तो जो पहला, मैं उस समय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन था, तो जो पहला प्रेजेंटेशन मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आप लोग इसको ठीक करिए, और ये इसमें सबसे ज़रूरी है ये काम करना। तो उस समय हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करना शुरू किया, और तब वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में हमारा 142 रैंकिंग थी, 142। और 3 साल के अंदर हमने रूल्स हटाए, रेगुलेशंस हटाए, प्रोसीजर्स हटाए, और 1500 लॉज को स्क्रैप किया, और हमारी पोजीशन 65वें रैंक पर आ गई। हमने इतना जंप किया, 77 रैंक्स हमने जंप किया। पर
और हमने दूसरी जो चीज़ की कि हमने कहा कि ये हमें अपने आप को वर्ल्ड बैंक की आंखों में इम्प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, हमें इम्प्रूव करना अपने लिए ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्टिंग नेशन बने, हम मैन्युफैक्चरिंग नेशन बने, हमें अपने लिए करना ज़रूरी है। तो हमने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की। पहले साल जब हमने रैंकिंग की तो गुजरात नंबर 1 आया। अगले साल जब रैंकिंग की तो आंध्र प्रदेश ने गुजरात को हराया और वो नंबर 1 आया। और तीसरे साल जब रैंकिंग की तो तेलंगाना ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और गुजरात तीनों को हराकर नंबर 1। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि ये जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़, भाई ये सबसे, एक्चुअली आप देखिएगा तो सबसे रईस स्टेट्स ये है मिनरल वेल्थ में, और कोई ऐसा मिनरल नहीं है जो इनके यहाँ नहीं है। तो इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत काम किया और ये चौथे और पांचवें रैंक पर है। तो मेरा हमेशा विचार रहा है कि आप हिंदुस्तान को सिंप्लीफाई करना, अपने आप को बिल्कुल सारे प्रोसीजर्स हटाने, सारा डिजिटाइज करना, ये बहुत आवश्यक है। और माननीय प्रधानमंत्री की सोच यही रही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग लाइफ, तो वो उस पर बहुत काम किया गया है इस देश में। और यही कारण है कि जब आज दुनिया में सब जगह रिसेशन है, हमारे देश में अभी भी 7% ग्रोथ चल रही है। आप ये सोचिए कि 1/3 दुनिया, IMF चीफ ने परसों कहा कि 1/3 दुनिया रिसेशन में है, पूरा यूरोप रिसेशन में है, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है, पर इंडिया 7% पर ग्रो कर रहा है। हम लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है इस समय। तो अगर हमें आगे 3 दशक, और ये बहुत आवश्यक है समझना कि 3 दशक तक ग्रो करना आवश्यक है, और अगर उसको ग्रो करना है तो हमें अपने देश में से रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, इंस्पेक्टर राज, ये सब को हटाना है और केवल डिजिटाइज करना। और किसी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर की प्रेजेंस किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के आगे आवश्यक ही नहीं है मेरे विचार से, अगर डिजिटाइजेशन हो जाता है पूरा। और उस पर बहुत काम हुआ है। इतना काम हुआ है कि सबके पास डिजिटल आइडेंटिटी है, सबके बैंक अकाउंट्स डिजिटल बैंक के साथ मर्ज हैं, हम लोग फास्ट पेमेंट करते हैं, सब लोग UPI उपयोग करते हैं, सब लोग फ़ोन पे, पेटीएम उपयोग करते हैं। मैंने तो अपने पिछले 3.5 साल से अपना कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं किया। मैं तो अपने मोबाइल को अपना बैंक समझता हूँ, उपयोग करता हूँ। तो हमारा जो फास्ट डिजिटल पेमेंट है वो USA और यूरोप के कंपैरिजन में 11 गुना ज़्यादा है, और चाइना से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो हमारा जो डिजिटल मॉडल है वो बड़ा यूनिक मॉडल है, जहां हमने रेलवे ट्रैक्स बनाए, उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेट किया। ये अमेरिका की बिग टेक का मॉडल नहीं है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने एक नया मॉडल, सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस सारे विकसित देशों से आते हैं, पर ये पहली बार है कि विकासशील देश से एक यूनिक टेक्नोलॉजिकल मॉडल इंडिया ने डेवलप किया है, जो अब हम बाकी देशों में ले जाएंगे। 133 देश ऐसे हैं जिनके पास फास्ट पेमेंट नहीं है, जहां हम ले जाएंगे। तो हम ना केवल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने आ गए। और मेरे विचार से आगे चल के इंडिया को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में बहुत आगे है, वो मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम लोग लाए और कई सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ में लाए। और ये आवश्यक है क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आवश्यक है देश में, एडवांस केमिस्ट्री सेल आवश्यक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आवश्यक है, और इन सब चीज़ों में बहुत आगे चल के ग्रोथ होगी, जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और मिनरल रिसोर्सेज के कई चीज़ों में भी ग्रोथ होगी। तो आप लोगों का मेरे विचार से एक्सपोर्टर्स इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेरे विचार से है। जब एक्सपोर्ट होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और एक्सपोर्टर्स के बिना एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो मेरे विचार से इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली के एक्सपोर्टर्स हैं। और इसीलिए जब निर्मल खंडेलवाल जी ने कहा कि आप आ जाइए डॉक्टर राधिका चोपड़ा को सुनने, तो मैं तो आ गया, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोग से मुलाकात होगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये भाषण करवा देंगे आप लोग। तो मैं आप लोगों को नववर्ष की बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग इस वर्ष 2023 में
बहुत तरक्की करे, क्योंकि हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनेगा। ये पहली बार है हम लोग के हिस्ट्री में कि हम G20 करने जा रहे हैं। G20 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 कंट्रीज दुनिया के 85% प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और करीब 80% एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं और 90% पेटेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए G20 के करीब 215 इवेंट्स होंगे जो कि 56 सिटीज में होंगे। अभी हमने शेरपा मीटिंग उदयपुर में की, जब उदयपुर में की तो उन्होंने पूरी सिटी बदल दी, फिर बॉम्बे में की तो उन्होंने पूरी सिटी को ठीक किया, और इसी तरह जब हम लोगों ने बैंगलोर में की तो वहाँ की सिटी, तो ये एक अवसर है, पूरा सिटी बैंगलोर में भी बदली गई, तो इसी तरह एक अवसर है कि हम 56 सिटीज को पूरा बदल सकते हैं। और जब सितंबर में दिल्ली में होगी तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक नई दिल्ली तब तक हम बना चुके होंगे। और इसी तरह हम अपने ट्रैवल टूरिज्म को, हम अपने कल्चर को और अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि दुनिया के सारे टॉप लीडर्स यहाँ आएंगे और अपनी ब्रांड, अपनी हार्ड पावर, अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी ब्रांडिंग, इंडिया को एक यूनिक ब्रांड बनाकर हम इसमें आगे ले चल पाएंगे। तो इसमें आप सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा और मैं आप लोगों को खास बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये आप लोग का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के 50 वर्ष, मतलब 50 वर्ष आपके हो गए। जो इंस्टीट्यूशन मिस्टर अग्रवाल ने खड़ा किया उसके 50 वर्ष हो गए, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। 50 years of golden jubilee of an institution is one of the biggest things that can happen, and I really want to compliment all of you, and all of you must feel extremely proud and must feel extremely proud of the fact that an institution has survived for 50 years and has flourished and grown and prospered. So my heartiest congratulations to all of you because your membership is very dynamic.